सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा हो चुकी है और अब एक शांति सी है जो किसी बड़े तूफान के बाद आती है। लाखों उम्मीदवार अब बस एक ही सवाल के साथ बैठे हैं, अब आगे क्या? और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इस परीक्षा का विश्लेषण नहीं करते, बल्कि नतीजों से लेकर अगले एक साल में आने वाली नौकरियों तक का पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजी बनाना है। हाँ, हम देखेंगे कि पेपर असल में कैसा था, कहां पर ज्यादातर लोग फंसे और आपके अनुमानित स्कोर के आधार पर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां से आगे हर फैसला बहुत मायने रखता है। चलिए तो फिर पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, पेपर था कैसा? सुनने में तो आ रहा है कि ये इजी टू मॉडरेट था, लेकिन अगर ऐसा है तो इतनी घबराहट क्यों है? इसमें कोई तो पेच होगा। यही सबसे दिलचस्प बात है। हमारे स्रोतों का विश्लेषण यही कहता है, पेपर का स्तर आसान से मध्यम था और सबसे बड़ी बात, सिलेबस से 100% मैच था। 100%? हाँ, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसे आउट ऑफ सिलेबस कहा जा सके। परीक्षा पूरी तरह से वैचारिक थी, कॉन्सेप्ट्स पर आधारित थी। रट्टा मारने वालों के लिए वहां कुछ नहीं था। एक मिनट, अगर पेपर सिलेबस से था और आसान भी था, तो फिर ये तो एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल। सबको खुश होना चाहिए था। तो फिर चुनौती कहाँ थी? वो कौन सी दीवार थी जिससे उम्मीदवार जाके टकराए? वो दीवार थी घड़ी, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। पेपर आसान था, लेकिन लंबा बहुत था। हमारे स्रोतों ने जब उम्मीदवारों से बात की तो एक कॉमन शिकायत यही थी, सवाल तो आते थे पर करने का टाइम नहीं मिला। सवाल पढ़ने, समझने और फिर ओएमआर शीट भरने में ही पूरा खेल हो गया। यहीं पर वैचारिक समझ और समय प्रबंधन का असली टेस्ट था। अच्छा, तो ये नॉलेज का नहीं बल्कि प्रेशर में परफॉर्मेंस का टेस्ट था। बिल्कुल। तो अब जो उम्मीदवार घर पर बैठे हैं, उन्हें आत्ममंथन के लिए क्या सोचना चाहिए? हमारे स्रोत कुछ गलतियों की तरफ इशारा करते हैं ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद से पूछें, क्या मैं समय प्रबंधन में चूका? क्या मैं किसी एक सेक्शन में इतना उलझ गया कि बाकियों के लिए समय ही नहीं बचा? सही बात है। दूसरा सवाल, क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझने की जगह सिर्फ फैक्ट्स रटे थे? क्योंकि इस पेपर ने साबित कर दिया कि वो तरीका अब काम नहीं करेगा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, क्या मेरी पेडागॉजी की समझ गहरी थी या फिर भाषा 1 और भाषा 2 के चुनाव में कोई गलती हुई जिसे हल करने में ज्यादा वक्त लग गया? इन सवालों का जवाब ही अगली रणनीति का आधार बनेगा। ये बहुत सही पॉइंट है। अपनी गलती को समझे बिना आगे बढ़ना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जी। खैर, इस आत्ममंथन के साथ साथ अब नतीजों का इंतजार भी है, जो शायद सबसे मुश्किल दौर होता है। इसकी क्या समय सीमा है? इस दौर में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी रणनीति है। ऑफिशियल आंसर की बहुत जल्द आने की उम्मीद है, जिसके बाद गलत सवालों को चैलेंज करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा। और जहां तक फाइनल रिजल्ट की बात है, तो मार्च 2026 के अंत तक परिणाम आ सकते हैं। लेकिन यहां हमारे स्रोतों ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। और वो क्या है? अनऑफिशियल आंसर की के जाल से बचें। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। होता क्या है कि आप 10 अलग-अलग यूट्यूब चैनल या वेबसाइट से आंसर मिलाते हैं, हर जगह 2-4 नंबर का फर्क होता है और आप एक ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर चले जाते हैं जो आपको मानसिक रूप से थका देती है। सही बात है। ये बेवजह का तनाव आगे की तैयारी को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। तो सलाह साफ है, थोड़ा सब्र करें और सिर्फ ऑफिशियल आंसर की पर ही भरोसा करें। यानी पहला रणनीतिक कदम है कुछ ना करना, बस शांत रहकर ऑफिशियल घोषणा का इंतजार करना। जी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑफिशियल की आ गई और उम्मीदवारों को अपने स्कोर का मोटा-मोटा अंदाजा हो गया। अब यहाँ से रास्ते अलग होते हैं। स्रोतों ने इसे 3 श्रेणियों में बांटा है ना? जी। और ये बंटवारा बहुत प्रैक्टिकल है। पहली श्रेणी है सेफ जोन वालों की। ये वो लोग हैं जिनके 100 या उससे ज्यादा अंक बन रहे हैं। अच्छा। उनके लिए संदेश बिल्कुल साफ है। सीटेट अब अतीत है, भविष्य की तरफ देखो। सीधे सुपरटेट और डीएसएसबी जैसी बड़ी भर्तियों की तैयारी में जुट जाओ, एक दिन भी बर्बाद किए बिना। तो इनके लिए तो मंजिल साफ है, अगली बड़ी परीक्षा। हाँ, सुपरटेट मतलब उत्तर प्रदेश की भर्तियों और डीएसएसबी यानी दिल्ली की भर्तियों की बात कर रहे हैं। सही। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, जो शायद सबसे ज्यादा दुविधा में होगी। ये है बॉर्डर लाइन जोन, यानी वो उम्मीदवार जिनके अंक 82 से 90 के बीच में है। हाँ, ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बिल्कुल।
इन्हें ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार करना समय की बर्बादी है। इसलिए इनके लिए हाइब्रिड रणनीति है। रिजल्ट का इंतजार करो, लेकिन साथ ही बैकअप के तौर पर यूपीटीईटी की तैयारी शुरू कर दो। ये स्मार्ट तरीका है। अगर सीटीईटी पास हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो यूपीटीईटी के लिए आपकी तैयारी पहले से ही चल रही होगी। अपनी चिंता को एक्शन में बदल दो। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे मुश्किल श्रेणी की, वो लोग जिनके अंक 82 से भी कम हैं। उनके लिए ये एक बहुत ही निराशाजनक पल होगा। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए सबसे पहला और जरूरी संदेश है, निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूबे रहना एक विकल्प है, और ये गलत विकल्प है। सही। एक परीक्षा आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें, ईमानदारी से देखें कि कमी कहाँ रही, और फिर अपने दिमाग में एक रीस्टार्ट बटन दबाएं। यूपी टेट के लिए आज से, अभी से एक नई शुरुआत करें। और शायद यही नई शुरुआत सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे स्रोत एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन वो इसे भर्तियों का महाकुंभ कह रहे हैं, जो 2025-26 में आने वाला है। हाँ। क्या ये वाकई सच है या सिर्फ उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए है? नहीं, ये सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसके तहत 27,000 से ज्यादा पद भरे जाने की संभावना है। 27,000? जी, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके अलावा दिल्ली में डीएसएसबी और केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस की तरफ से भी 2025 की पहली तिमाही में नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा। बिहार में शिक्षक भर्तियां लगातार चली रही हैं। तो संदेश यह है कि सीटेट अंत नहीं था, ये तो बस एक क्वालिफाइंग गेटवे था। असली मौके तो अब सामने आ रहे हैं। ये सुनकर वाकई बहुतों को राहत मिलेगी। आपने यूपी टेट का जिक्र कई बार किया, ये सीटेट से कितना अलग है? मतलब क्या सीटेट की तैयारी करने वाला सीधे यूपी टेट दे सकता है, या उसे अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी? पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, वरना मेहनत गलत दिशा में चली जाएगी। अच्छा। सीटेट और यूपी टेट ये दो अलग अलग दुनिया हैं। सीटेट आपकी पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र की समझ को परखता है, ये क्यों और कैसे पर आधारित है। वहीं यूपी टेट तथ्यात्मक है, यानी फैक्ट्स पर आधारित है। इसमें सीधे सीधे ज्ञान और रटने की क्षमता का टेस्ट होता है। हिंदी में व्याकरण के नियम पूछे जाएंगे, ईवीएस में सीधे फैक्ट्स। मतलब एक वैचारिक है तो दूसरा तथ्यात्मक। बिल्कुल। यूपी टेट का प्राइमरी सिलेबस देखें तो 5 विषय हैं। सीडीपी हिंदी जो व्याकरण केंद्रित है, अंग्रेजी या संस्कृत, गणित जो सूत्र आधारित है, और ईवीएस जो तथ्यात्मक है। और मार्किंग? हर विषय 30 अंक का है, और अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे वाह! तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसकी परीक्षा मई-जून 2025 के आसपास हो सकती है, यानी तैयारी के लिए अभी काफी समय है। ठीक है, तो यूपी टेट एक बड़ा विकल्प है। लेकिन मान लीजिए कोई उम्मीदवार शिक्षक भर्ती की इन परीक्षाओं से थक गया है, या उसे लगता है कि ये उसके लिए नहीं है, क्या कोई प्लान बी भी है? प्लान बी रखना हमेशा समझदारी है। और हाँ, विकल्प हैं, जैसे डीएसएसबी में नर्सरी टीचर, एनटीटी की भर्तियां आती हैं। अगर किसी का अपने विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी या विज्ञान पर बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर सकता है, जिसमें सीटेट की जरूरत नहीं होती। अच्छा। और अगर सरकारी क्षेत्र से बाहर देखें, तो अच्छे प्राइवेट स्कूलों और तेजी से बढ़ते एडटेक सेक्टर में कुशल शिक्षकों की मांग हमेशा बनी रहती है। सलाह यही है कि सिर्फ एक डिग्री या एक परीक्षा के भरोसे न बैठें। तो चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई और परीक्षा, सफलता के लिए कुछ कॉमन सूत्र तो होंगे। बिल्कुल। वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हर उम्मीदवार को ध्यान देना ही चाहिए? हमारे स्रोत कुछ गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रूल, सीडीपी और पेडागोजी आपकी सफलता की चाबी है। अच्छा? ये सिर्फ सीटेट में नहीं, हर शिक्षक भर्ती परीक्षा की आत्मा है। इसका मूल मंत्र है, बच्चे को भगवान मानो। बच्चे को भगवान मानो। मतलब हर सवाल का जवाब देते समय सोचे कि एक बच्चे के नजरिए से सबसे अच्छा क्या है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, इन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझना है। और बाकी विषयों का क्या? जैसे गणित, जिससे बहुत लोग डरते हैं। गणित और ईवीएस को डर नहीं, बल्कि स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना होगा। गणित में क्या है ना कि लोग फॉर्मूले रटते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझते। सही बात है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लें, तो सवाल कैसा भी हो आप हल कर लेंगे। और ईवीएस के लिए तो एक ही ग्रंथ है,
NCERT NCERT कक्षा 3 से 8 तक की NCERT की किताबों को घोलकर पी जाने की सलाह दी गई है। ज्यादातर तथ्यात्मक सवाल सीधे वहीं से उठाए जाते हैं। और वो परीक्षा जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, सुपर टेट। आपने बताया कि उसमें 27,000 से ज्यादा पद आ सकते हैं। वो इन सब से कितना अलग और मुश्किल है? सुपर टेट को चुनौती बनाता है उसका विशाल सिलेबस। इसमें 14 विषय हैं। 14? आप सोच सकती हैं, सामान्य विषयों के अलावा इसमें करंट अफेयर्स, IT, रीजनिंग और लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट जैसे विषय भी हैं। बाप रे। ये सिर्फ शिक्षक की नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर की परीक्षा है। और सबसे जरूरी बात, इसकी मेरिट लिस्ट में आपकी CTET या UPTT के स्कोर का भी वेटेज जुड़ता है। अच्छा, ये भी है। जी, इसलिए इन क्वालिफाइंग परीक्षाओं में सिर्फ पास होना काफी नहीं है, अच्छा स्कोर करना भी जरूरी है। 14 विषय, ये तो सुनने में ही डरावना है। इतने बड़े सिलेबस को देखकर ही कोई हिम्मत हार सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कोई शुरुआत कैसे करे? कल सुबह उठकर पहला कदम क्या होना चाहिए? हमारे स्रोतों ने कोई एक्शन प्लान दिया है? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल 12 दिन का मास्टर प्लान सुझाया गया है, ताकि उम्मीदवार भटके नहीं। बताइए। पहले दिन का काम है अपनी CTET OMR शीट का विश्लेषण करना, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें एक डायरी में लिखना। ठीक है। अगले 2 दिन यानी दिन 2 और 3 UPTET और सुपर T8 का ऑफिशियल सिलेबस प्रिंट करें और उसे दीवार पर चिपका दें। उसे रोज देखें ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। फिर दिन 4 से 8 तक NCERT फाउंडेशन पर काम करें। कक्षा 3 से 8 तक की EVS, गणित और विज्ञान की किताबें पढ़ना शुरू करें। बेसिक से शुरू करें। बिल्कुल। और आखिर में दिन 9 से 12 तक पिछले 5 सालों की UPTET के प्रश्न पत्र हल करें। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और सवालों के स्तर का असली अंदाजा हो जाएगा। ये एक बहुत ही ठोस प्लान है, लेकिन किसी भी प्लान को चलाने के लिए सही मानसिकता की जरूरत होती है, खासकर जब आप एक असफलता से गुजर रहे हो। इस रीस्टार्ट माइंडसेट के बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। रीस्टार्ट माइंडसेट का पहला नियम है, अहंकार को छोड़ें। ये सोचना बंद कर दें कि मुझे तो ये सब आता है, बस थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा। नहीं, आपको शून्य से शुरुआत करनी होगी। हर विषय को ऐसे पढ़ें जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल नियम, बाहरी शोर से बचें। रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्तों पास हो गया मैं रह गया, ये बातें जहर की तरह हैं। इन्हें अनसुना करना सीखें। ये लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर शायद सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल। इसीलिए एक स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है, आप पर हंसने वालों या जलने वालों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका शब्द नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और सफलता है। सही बात है। अपनी ऊर्जा बहस करने में नहीं, पढ़ने में लगाए। जी। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो सार यही है कि CTET की परीक्षा एक दरवाजा था, मंजिल नहीं। और अगर ये दरवाजा अभी नहीं खुला है तो कई और दरवाजे और रास्ते आगे इंतजार कर रहे हैं। चाहे आप सेफ जोन में हो, बॉर्डर लाइन पर, या फिर एक नई शुरुआत कर रहे हो या कर रहे हो, सबके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। सही कहा। अंत में उम्मीदवारों के लिए एक संदेश है जो हमारे स्रोतों से निकल कर आता है। आप शिक्षक बनने के लिए ही बने हैं। हो सकता है कि हवाओं ने आपको थोड़ा हताश किया हो, मगर आप वो परिंदे हैं जो ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं। बहुत खूब। बस जरूरत है कि इस विश्वास के साथ आज से ही, अभी से ही तैयारी शुरू कर दी जाए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, सुपर टेट जैसी बड़ी परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में CTET या UPTET के अंकों का भी वेटेज होता है। तो क्या अब इन क्वालिफाइंग परीक्षाओं को सिर्फ पास करने के नजरिए से देखना एक गलती है? क्या अब रणनीति ये होनी चाहिए कि इन्हें भी सर्वोच्च स्कोर के साथ पास किया जाए ताकि फाइनल सिलेक्शन में बढ़त मिल सके? और ये सोच भविष्य की तैयारी को कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।